जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय भारतवर्ष को दिया, बल्कि ज़्यादातर समय बाहर घूमने में दिया है, बिताया है, वो जो है यानी संदेश जो है यानी इस बात के लिए है कि आप अब भारत में ध्यान दें। भारत संविधान को लेकर बार बार बोल रहे थे कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन जनता ने उनका 400 पार का वो सपना तोड़ दिया। हम जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं वो कभी राष्ट्र हित में सर्वोपरि नहीं रहे हैं। उनने अपने व्यक्तिगत लोगों को जो कुछ दिया है वो सारा देश जानता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़। मैं बता दूं 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है और मैं बता दूं आज 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ भी ले रहे हैं। कैसा क्या रिजल्ट रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देख सकते हैं बीजेपी भी इस बार पूर्ण बहुमत में जो उसकी सीटें हैं वो भी नहीं आ पाई हैं, 240 पर लगभग वो सिमट गई है और जो सरकार है वो अब गठबंधन की सरकार कहलाई जाएगी। मैं बता दूं हमारे साथ कुछ समाज सेवी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे इस बार जो चुनाव हुए हैं और जो रिजल्ट आया, बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आया है, ऐसी उम्मीद नहीं थी। और जहाँ बीजेपी एक तरफ बोल रही थी कि इस बार 400 पार, तो 400 पार का गुब्बारा है वो फूट गया है, 300 के नीचे ही सिमट गई है। जो एनडीए गठबंधन है 300 भी पार नहीं कर पाया। हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एडवोकेट बिशोलिया जी भी मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार जो रिजल्ट आया, बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आया है? सबसे पहले तो मैं एक देश एक आवाज़ के आप नीरज भाई को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आज के इस ज्वलंत मुद्दे को अपने न्यूज़ में अपने शामिल किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जो नई सरकार का गठन होने वाला है, वो सरकार आज विपक्ष जो है यानी कि जितना मजबूत दिख रहा है, वो विपक्ष जो है एक अच्छे जो है निर्णय लेने में इस सरकार को मजबूर करेगा। और ये सरकार जो एक तरह से देखने में आ रहा था कि निरंकुश सरकार पिछले वर्ष उसमें रही है, जहाँ कुछ ऐसे निर्णय होने की संभावना थी जो इस देश के हित में नहीं होते। आज मैं इस बात के लिए भारत देश की जनता को वास्तव में बधाई दूंगा कि उन्होंने सरकार को अंकुश लगाने के लिए एक अच्छा मजबूत विपक्ष तैयार किया है। और वो विपक्ष जो है इस देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू करने में अपना सभी लोग सहयोग देंगे। जो भी घटक दल हैं वो घटक दल सरकार को जो है अच्छे निर्णय लेने में, एक अच्छी सरकार जो है नहीं भारत में देने के लिए सरकार में मतलब उनको मजबूर करेंगे। बार बार बहुत ज़ोर शोर से प्रचार कर रही थी इस बार 400 पार का आंकड़ा और लग भी रहा था कि ऐसा माहौल देख के कि हो सकता है इस बार 400 पार भी हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है उसने बहुत बड़ा यहाँ पे जो मैंडेट वो दिया है, वो कांग्रेस वालों को भी दिया है और भी जो विपक्षी पार्टी है उनको भी दिया है। इससे क्या एक संदेश ऐसा निकल के आ रहा है? क्या मोदी का जो एक अलग ही जो छवि थी वो क्या आम जनता में वो इतनी फेमस नहीं हो पाई है? या इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी जी के समझ में ना आए हों, या उस वजह से भी जो महंगाई वगैरह है, कई ऐसे मुद्दे हैं उसको लेके भी ये डाउन में गई है? जी, बात बिल्कुल सत्य है कि पिछले समय में मोदी सरकार जो है यानी कि ऐसी सरकार हठधर्मिता रही है और बहुत सारे ऐसे खर्च आप देख पाएंगे कि जो है यानी कि भारतवर्ष में पिछले समय में जो सरकारें रही हैं, जब बजट पेश होता था तो उस समय जो है यानी कि सरकार के हाथ पांव फूलते थे कि हम जो है यानी देश में क्या देने वाले हैं और इसका जो है विपक्ष पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन चूँकि पिछले समय में विपक्ष काफ़ी कमज़ोर रहा, उस कारण से सरकार ने मनमाने ढंग से जो है बजट पेश किए हैं और बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए, जैसे रेल विभाग को जो है यानी कि बेच देना, BSNL को बेच देना, जो है यानी कई सारे ऐसे जो है यानी कि जो शासकीय उपक्रम थे उन्हें भारत सरकार ने उसी का परिणाम है कि आज जो है यानी विपक्ष को मजबूत किया है। और भारत देश में अब मैं इस बात को मानूंगा कि जो है यानी बाबा साहब का जो संविधान है, जिसमें स्पष्ट जो है मंशा है कि अब जो है यानी कि राजा के कोख से नहीं यानी पेट से नहीं बल्कि पेटी से राजा बनने की बात है। तो मोदी सरकार को अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो है यानी कि दही
खिला करके जो है यानी कि न्योता दिया है सरकार को। न्योता नहीं दिया है। ये जो है यानी कि कोई भी बच्चा जब परीक्षा देने जाता है तो माँ जब मतलब उसको दही खिला करके भेजती है, यानी ये सरकार के लिए एक ऐसा संदेश है राष्ट्रपति महामहिम जी का कि आपकी परीक्षा ही घड़ी है, आपको अपनी जो है तैयारी से जो है यानी देश के समक्ष आना है और उन कड़ी परीक्षा में अपने आप को जो है ये साबित करना है कि हम सही हैं। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको जो है कि दही खिला करके जो है इस परीक्षा में के लिए तैयार किया है। और जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक और संदेश दिया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय भारतवर्ष को दिया, बल्कि ज़्यादातर समय बाहर घूमने में दिया है, बिताया है, वो जो है यानी संदेश जो है इस बात के लिए है कि आप अब भारत में ध्यान दें, भारत की परिस्थितियों पर ध्यान दें, यहाँ के बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करें, यहाँ के जो है यानी कि व्यवसायियों के लिए अच्छे व्यवसाय की बात करें, उनका जो है जो अपना पर व्यक्ति आय उस पर सुधार की बात करें, गरीबों के हित की बात करें। और जो जुमलेबाजी रही है जो है यानी कि हमारे जो है यानी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो है यानी कि हवा में जो सपने दिखाए थे कि हम काला धन लाएंगे, हम जो है यानी कि भारत के जो है यानी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएंगे, आज अब उनकी परीक्षा की घड़ी है, विपक्ष मजबूत है। अगर ये सरकार जो है यानी कि अगर सही ढंग से चली तो जो है संवैधानिक तरीके से चली तो ही चला पाएंगे, अन्यथा विपक्ष जो है यानी कि अपना जो है निर्णय लेगा और वो मतलब बहुत भारी रहेगा। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस के विचारक भी रहे हैं। मैं बता दूं जो बीजेपी का 400 पार का जो नारा था वो एक तरह का विफल रहा है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत यहाँ पे स्थिति में पहले की अपेक्षा तो लग रही है। लगभग 99 सीट ऐसी मिल रही हैं। क्या कारण है? एक तो संविधान को खतरा बता रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी, 400 अगर उसकी सीट आ गई हैं तो संविधान को हो सकता है कहीं ना कहीं खतरा हो, तो इस वजह से भी जनता ने बीजेपी को कहीं ना कहीं कम सीटें दी है। उसका कारण ये भी हो सकता है सर। मैं पूरन सिंह सूरवंती यहाँ बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करते हुए एक देश एक आवाज़ के पत्रकार नीरज भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आके हमको बोलने का मौका दिया। बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही थी कि हम 400 पार होंगे, ये बीजेपी की तानाशाही है। बीजेपी ने 10 सालों में तानाशाही की है और संविधान को लेकर बार बार बोल रहे थे कि हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण के हम बिल्कुल खिलाफ़ हैं, लेकिन जनता ने उनका 400 पार का वो सपना तोड़ दिया। अब वो 240 पर सिमट के रह गए। कांग्रेस विपक्ष में अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। पहले 44 थी, 44 से 54 थी, अब इस समय गठबंधन मिला के मतलब 291 होती हैं और कांग्रेस की 99 है। विपक्ष मजबूत है। अब मोदी जी को मजबूर कर देंगे, जो पहले तानाशाही से अपने हिटलरशाही से हर काम को मतलब अंजाम देते थे, मतलब किसी पे भी कुछ भी थोप देना, और जनता को इतना परेशान कर दिया, बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिल रहा, काला धन है, ऐसी तमाम ऐसी स्थितियाँ। जो इस बार मोदी जी सोच समझ के सरकार चलाएंगे। गठबंधन की सरकार है, दोनों पैर उनके बैसाखियों पे है। अगर उन्होंने फिर से संविधान लोकतंत्र के लिए अपनी तानाशाही चलाई तो उनको 240 400 पार के 240 हो गए, ऐसे ही और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस को पिछली की अपेक्षा 99 सीट मिली है और कांग्रेस में भी कुछ कमी है। मतलब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जैसे 29 सीटें थी, 29 की 29 बीजेपी को आई। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है और भी लोगों का कि प्रदेश में पूरे कांग्रेस का बदलाव होना चाहिए। कमलनाथ ने प्रदेश में बोला मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, बीजेपी में जा रहा हूँ, फिर नहीं गया। तो कमलनाथ की वजह से और जीतू पटवारी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब है ना लालच में मतलब पद अपने को दे देते हैं, मतलब दूसरे लोगों को, जो कार्यकर्ता नहीं होता उनको कुछ व्यवस्थाओं के द्वारा दे देते हैं पद। मैं चाहता हूँ पूरी कार्यकारिणी ऊपर से नीचे तक कार्यकारिणी बदलना चाहिए कांग्रेस की, और बीजेपी को जे बाबा साहब के संविधान के प्रति ध्यान में रखते हुए आगे जे 5 साल के लिए काम करना चाहिए, अन्यथा बीजेपी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अच्छा, क्या लग रहा है देश में महंगाई, बेरोजगारी
और आप देख रहे हैं जो बेरोज़गारी का तो ये आलम है कि जो 2 करोड़ नौकरी की बात पहले ऐसे मोदी जी ने कहा था और काला धन लाने की भी ऐसी बात कही, तो वो कहीं ना कहीं मुद्दे यहीं कहीं भटक रहे हैं, उससे भी जनता त्रस्त है। बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब सिलेंडर 1000 के आसपास है, गेहूँ भी, सब चीज़ में महंगाई है। गरीब आदमी बहुत त्रस्त है। इन्होंने गरीब आदमी को निम्न वर्ग के लिए 5 किलो आटा जो फ्री राशन दे रहे हैं, उससे जनता को लालच में दे दिया है। एकदम इसको बंद कर देंगे जनता। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कहा था कि फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री बिजली ये दो, बल्कि ये राशन फ्री नहीं देना चाहिए जनता को, नहीं तो जनता खराब हो जाएगी। और काला धन जी कभी ला नहीं पाएंगे, काला धन वाले नहीं के इर्द गिर्द हैं सब। मोदी जैसे लोग हैं, अजय माल्या है, अडानी है, अंबानी है, ये सभी लोग हैं। अब जैसे कश्मीर में धारा 370 थी, इन्होंने मात्र केवल अपने आदमियों के लिए हटाई है। अंबानी अंडानियों के बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं वहाँ पे, इन्हीं लोगों ने ज़मीन खरीदी है। कोई गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, काम धंधा मिल नहीं रहा है, बेरोज़गार है आदमी, परेशान है। मतलब इस ओर भी है ना, बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन यादव बने हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। ये खाली पीली वहाँ से चिट्ठी वाले हैं, जो वहाँ से चिट्ठी देते हैं उस हिसाब से बोलते हैं। इनको भी यहाँ की प्रदेश की जनता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मध्य प्रदेश के गरीबी को हटाना चाहिए। आदिवासियों के लिए बहुत शोषण हो रहा है, चाहे जब आदिवासी को परेशान कर दिया जाता है, महिलाओं को, पुरुषों को पेशाब कर दी जाती है, बलात्कार कर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बलात्कार सबसे ज़्यादा पहला नंबर है। इसकी ओर इनको मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और केंद्र सरकार में जो पहले गृह मंत्री रहते अमित शाह जी को, उनका वो पद उनको नहीं मिलना चाहिए। गृह मंत्री किसी अन्य गठबंधन के किसी भी नेता को मिलना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो गठबंधन हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू जी, इनका काफ़ी दबदबा जो एनडीए में है, वो ऐसा लग रहा है बना के रखेंगे। और जो पहले अपने मर्जी से बीजेपी जो काम कर सकती थी या फिर जो निर्णय लेते थे मोदी जी, अब वो नहीं ले पाएंगे। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को पहले इन्होंने एक घोटाले में इनको जेल में बंद किया, अब वो अपनी 13 सीटें लेके आ गए। नीतीश कुमार जी आ गए। अब बीजेपी सरकार को मजबूर होकर ये दोनों की बैसाखियों पर चलना पड़ेगा। गठबंधन की सरकार है, ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मतलब अब लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ काम। अगर मोदी जी ने फिर से मनमानी करी, अगर उनके मोदी जी के दिमाग में पीवी नरसिंह राव जैसी राजनीति करने की वो होगी, तो जल्दी से सरकार गिर जाएगी। जैसे पीवी नरसिंह राव जी ने क्या करा, कांग्रेस के लोगों को भी शिकार बनाया, उनकी फाइलें रख ली सबको। ऐसा जैसे कि अभी ईडी फीडी वगैरह कर ये मोदी जी कर रहे थे, अगर ऐसा उनके दिमाग में ऐसा करेंगे तो जल्दी से जल्दी सरकार से गिरने की संभावना पूर्ण है। साथ ही मैं बता दूं, 400 पार का जो नारा बीजेपी लगातार दे रही थी और बड़े चौंकाने वाले जो नतीजे आए हैं, वो 300 पार भी नहीं हो पाया पूरा एनडीए गठबंधन। मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन जो है, एक खुशी का भी माहौल है उसमें, और सरकार भी नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी एक खुशी का माहौल है कि उनकी पहले से अपेक्षा कई ज़्यादा सीटें आई हैं उसमें। और अन्य जो ऐसे दल हैं, जैसे कि सपा तीसरे बड़ी पार्टी के रूप में भी हो रहा है, और भी कई ऐसे जो उनके गठबंधन हैं, वो भी अच्छे सीटें उनको मिली हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये निकल के आ रही है, क्या लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की ख़त्म होती जा रही है। जो पूरी भाजपा 240 पर सिमट गई है, आप समझ सकते हैं। जो पिछले में 300 से ऊपर अकेले भाजपा की थी, अब जो काम करने का तरीका है मोदी जी का, जो नई आज ही जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, किस प्रकार से होगा, आगे जो काम करती है भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले हम मुद्दों को जानेंगे, आखिर ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं जिससे जो जनता ने मैंडेट चौंकाने वाले दिए हैं। हमारे साथ सुशील गोयल जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे, समाज सेवी हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत चौंकाने वाले परिणाम आए हैं? सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, और नीरज जी का एक देश एक आवाज़ का जो चैनल है, हमारे ग्वालियर का बड़ा सुर्खी भरा माहौल पैदा करने वाला चैनल है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। रहा आज शपथ ग्रहण समारोह की बात है, मोदी जी को मैं 3 दिन से टीवी पर देख रहा हूँ। मोदी जी का जो चेहरा था वो उस समय कुछ अलग ही हुआ करता था, आज बड़ा मुरझाया हुआ है।
काला सा पड़ रहा है। अब आप समझ लो कि कितनी चिंता मोदी जी को है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो ये मोदी जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ ले रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज उन्होंने बढ़ चढ़ के दैनिक भास्कर ने उनका बखान भी किया है और उन्होंने खाली तारीफ़ ही लिखी है, इसमें कमियां नहीं बताई हैं। कमी ये है कि बीजेपी के जो 2 लोगों की बैसाखी पर है, नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की पे, मैं जो बैसाखियाँ हैं ये इतनी ख़राब हैं, स्वार्थ भरी बैसाखियाँ हैं। कभी भी इनकी अगर पूर्ति नहीं होगी, इनके अगर मन से सही नहीं होंगे, कभी भी ये नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को धराशायी कर देंगे और एनडीए ध्वस्त हो जाएगा। तो मैं ऐसी संभावनाएं देख रहा हूं कि देश में राजनीति में जो उठापटक हुई है, वैसे तो एक देश की जनता के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है कि सरकार हमेशा लंगड़ी बनना चाहिए जो जनता के हित में होती है, और हमेशा ही सरकार लंगड़ी बनती रहे जो जनता के हित में हो। और मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा सा एक संदेश दूसरी तरफ भी देना चाहता हूँ, अगर समझदार हो तो वो समझ लें, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं वो कभी राष्ट्र हित में सर्वोपरि नहीं रहे हैं। उनने अपने व्यक्तिगत लोगों को जो कुछ दिया है वो सारा देश जानता है। लोग कितने परेशान हैं उनसे। आए दिन देश में अराजकता, कुछ जाति विशेषों के लिए कुछ अपमानजनक घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। अभी 2 उदाहरण हैं, एक वाल्मीकि सरपंच, उनको अपमानित किया गया, उनको अपना मुरैनी की घटना है, उनको अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। दबंग, इतने दबंग है, तोमर हैं वो लोग जिन्होंने इनके साथ में। अभी एक और उदाहरण है, एक आदिवासी हैं, उनको भी आज इतना प्रताड़ित किया जा रहा है बीजेपी के शासन में कि बेचारे वो भी इतने कह रहे हैं कि आपकी सरपंची जो है वो हम चलाएंगे, आप नहीं चलाएंगे। दोनों जगह यही कहानी है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो निम्न वर्ग का तबका है वो इतना परेशान है। आप क्या कर रहे हैं? आप ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे। जनता को वोट के टाइम पे आप कहते हैं कि सब हिंदुत्व है, बाकी जैसे वोट बैंक का काम ख़त्म हुआ तब आप जातिवाद पे आ जाते हो। कभी किसी को जाटव, किसी को जमादार, कभी किसी को जाति के नाम से फिर उनका बखान चालू हो जाता है। तो ये दोगली नीति नहीं होना चाहिए देश में। अगर आप जिसको हिंदू मानते हैं उसको हिंदू मानो ना, फिर उनके संग हिंदू जैसा व्यवहार होना चाहिए, उनके संग भाईचारा होना चाहिए, रेडी बेटी का बराबरी का हक होना चाहिए उन पर। तो इन चीज़ों पर मुद्दा ध्यान देने योग्य है ना। अच्छा, क्या लग रहा है इन दिनों जो 10 साल रह गया। मैं जो बात कहना चाह रहा था, मेन मुद्दा जो जिस समय अभी हमारा जो एक दल उभर के ऊपर आया है, जो काफ़ी टाइम से नीरस चल रहा था, तो मैं उनके मुखिया जी से एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर जो 2 लोग उनके साथ हैं वो आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं। 2.5 साल के लिए उनको प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित कीजिएगा दोनों को। क्यों उनको जाने देते हैं? और प्रधानमंत्री का एक ऐसा पद है कि आपके साथ सारे लोग खड़े हो जाएंगे, उनको छोड़ के आपके गुट में शामिल हो जाएंगे और आप उनको इस लायक समझें। हम तो 5 साल के लिए भारी बैठे हैं ना, दूसरे को मौका देके हम उसमें इन्वॉल्व तो हो सकते हैं। तो ऐसी हमारी घटक के लिए ये थोड़ा सा निवेदन है हमारा। अच्छा, मैं जनता के हित में फिर दोबारा से कहूँगा, गवर्नमेंट तो 5 साल में बदलती रहना चाहिए। ये लोकतंत्र के हित की बात है और जनता के हित में जब ही काम होंगे जब लंगड़ी सरकार हो और परिवर्तित सरकार हो। क्योंकि जिनके एक बार स्थायी सरकार बन जाती है वो अपने मनमानी करते हैं, उनके लोग अपना मनमाना कार्य करते हैं। तो ऐसा कभी इस देश में होना नहीं चाहिए। मेरी तो यही राय है कि हमेशा सरकार जो है परिवर्तनशील होना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजनीति जो है मैं बात करूंगा उसके बारे में। एक तरफा राजनीति देखने को मिली है। पहले 28 सीटें आती थी लोकसभा में, आज 29 की 29 आई हैं। पूरे देश में एक अलग ही माहौल है, लेकिन मध्य प्रदेश करवट नहीं बदल रहा है। क्या कारण है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो कुछ होता है वो चमत्कार होता है। यहाँ हमेशा चमत्कार रहा है और वो चमत्कार ईवीएम का है। ये 29 की 29 सीटें इतने नालायक नहीं हैं विपक्ष वाले कि वैसे ही लोगों को वो चुन लें। तो यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में, और एक राज्य और है दिल्ली, यहाँ हमेशा चमत्कार हुए हैं ईवीएम द्वारा। तो ये ईवीएम की मेहरबानी है
मध्य प्रदेश की जनता ने लोगों को भरपूर प्यार दिया है, लोगों को जिताया भी है। ईवीएम पे तो अब निशाना लगा ही नहीं सकते ना आप, क्योंकि ईवीएम की वजह से ही तो आज देखो ऐसी सरकार बनी है। अब ईवीएम की अगर बात करेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अगर वहाँ अगर ईवीएम का ऐसा होता तो वो अपनी सरकार बना लेते पूरे। क्या कमी थी बताओ? कभी देखिए कभी क्या होता है, ईवीएम सही थी, यहाँ गलत, ऐसा कभी क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि कुछ जगह हमारा जादू चल जाता है, कुछ जगह नहीं चलता। तो हमारे यहाँ जादू चल गया उनका, और दूसरे जो अलर्ट है हमसे ज़्यादा, वहाँ नहीं चला उनका जादू। आगे जो मुद्दा रहेगा ऐसा जब ऐसी सरकार बनी। बिल्कुल रहेगा। ईवीएम तो जब तक ईवीएम रहेगा, जब तक ये चलता ही रहेगा। जब तक आप बैलेट से जब तक नहीं कराओगे, जब तक हम मान ही नहीं सकते। ईवीएम का जादू तो हमेशा चलता रहेगा, मतलब ईवीएम निशाने पे हमेशा रहेगी, चाहे कितनी भी सीटें बिल्कुल रहेगी इसमें। और एक और है छोटा सा इसमें मुद्दा जुड़ा है। अभी जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, आज वही लोग संविधान को अपने साथ लिए हुए हैं, चिपकाए हुए हैं। तो ये बाबा साहब का चमत्कार है। जो लोग उनको धुतकार रहे थे, आज उनको गले लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी घटना भी हुई है, जो कि यूपी फैजाबाद की सीट है, अयोध्या है। वहाँ पे अयोध्या नगरी, भगवान राम का जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर बना है, करोड़ों लोगों की आस्था, हिंदू आस्था है उसमें। आज देखिए वो सीट भी हार गए। क्या कारण हो सकता है? भगवान राम की कोई रूठे हैं या कोई ऐसी बात है, ऐसी क्या है उसमें लग रहा है? वहाँ की जनता वहाँ से परेशान है या और कोई इसमें मुद्दे हैं? जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन, और जनार्दन का मतलब आप जानते हैं भगवान होता है। अच्छा, ऐसी कई घटनाएं भी आ रही हैं। वहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो नेतागिरी करते हैं और जो एक धर्म विशेष की वो लोग गालियाँ भी दे रहे हैं अपने। ऐसा एक कल वीडियो भी ऐसे वायरल हुआ है, जो अपनी जनता को, फैजाबाद की जनता को, कि ये गलत हैं, इनको है ना भगवान राम पे आस्था नहीं है। इस प्रकार से कई ऐसी बातें भी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोई असामाजिक तत्व टाइप के लोग ऐसे हैं जो गालियाँ बक रहे हैं। तो कितना ये सही है लोकतंत्र? अभी हमारे बीच में एक कुछ समय पहले एक घटना सामने आई थी, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि दलित वर्ग को मंदिर से 400 मीटर दूर रखा जाए। तो ये 400 मीटर जो दलितों को दूर रखा गया, ये इसी का परिणाम है। नहीं तो ऐसा तो आपने कहीं नहीं देखा। ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसे हमारे सुनने में आया है, ऐसे हमारे वीडियो पे डला हुआ है मेरे पास में, लोगों ने कहा है ये बात हमको, और जानकारी भी है हमें कि ये मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं है, उनको मंदिर से 400 मीटर दूर रखा जाए। अच्छा, वैसे ऐसा होना था जी। सीट तो अयोध्या की तो कम से कम आती, जब भगवान को जो लाए हैं, अब उन्हीं को वही वो सीट नहीं मिल पाई है। भाई जनता जनार्दन है। जब जनता को किसी में आस्था नहीं रही, जनता में आस्था नहीं रही है, तो वो तो निष्कर्ष परिणाम निकलना ही है। एडवोकेट साहब से ले लेते हैं, जो राम को लाए थे, हम उनको लाएंगे। ये बहुत चला था, एक ऐसा मीम चला था, है ना। लेकिन वही सीट जहाँ पे अयोध्या का मंदिर है, वही सीट नहीं ले पाए हैं। क्या इसकी वजह हो सकती है? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग जो है यानी कि भगवान राम के मंदिर बना करके ये मतलब ये दावा कर देते हैं कि भगवान राम को ज़मीन पर लाए हैं, तो साथियों उनका जो अहंकार था, उनका जो सपना था, वो उन्हीं के भगवान राम ने तोड़ दिया, ये कर दिया कि आप मुझे लेकर के जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं। और आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी जो है, जो श्री राम का नारा लगाते थे, वो अब जय जगन्नाथ कहने लगे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है कि भगवान राम ने भी इन्हें नकार दिया है। और जहाँ जहाँ जो है यानी कि हिंदुत्व जहाँ मजबूत था, वहाँ जो है यानी बीजेपी आ रही है। ये बात पूरे देश में एक संदेश की तरह से जा रहा है कि अब जो है यानी कि जो भगवान राम को लेकर के जो चलने वाले लोग, भगवान राम की जो आस्था, उसमें आस्था नहीं रखते हैं, वो केवल दिखावा कर रहे थे और भगवान राम को ब्लैकमेल कर रहे थे इस बात के लिए कि उनके नाम से जनता में अपनी गद्दियाँ सजा रहे थे। उन भगवान राम ने उनको ये सजा दी है और उनको हराया है। ये भगवान राम की जो है यानी का मतलब ये लोग आशीर्वाद नहीं ले पाए, या भगवान राम में सही आशा नहीं रखते थे, इसलिए भगवान राम ने इन्हें ये परिणाम दिए हैं। और जहाँ जहाँ जो है यानी भगवान राम या हिंदुत्व जहाँ मजबूत था, वहीं वहीं जो है यानी कि बीजेपी आ रही है। ये बीजेपी के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आज भविष्य में अब जैसा उन्होंने नारा भी बदला है, जय जगन्नाथ का नारा लगाने लगे हैं हमारे पीएम मोदी जी। आज से अब उन्होंने अपने ये कह सकते हैं कि आदर्श भी बदल दिए हैं। भगवान श्री राम को आदर्श मानने वाले अब भगवान जगन्नाथ जी को अपना जो है आदर्श बना रहे हैं। हाँ, इसलिए हाँ, ये भी देखने को आ रहा है कि उड़ीसा से, बिहार से आ गए हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो ये लोग जो है यानी कि मान लें कि जब जो लोग भगवान बदल सकते हैं, तो वो जनता के साथ क्या करेंगे?
ये जनता के समक्ष है, क्योंकि और भी जवाब लेंगे। हमारे साथ सूर्यवंशी जी भी मौजूद। सूर्यवंशी जी, और एक सवाल और है, हिंदुत्व के नारे से बीजेपी आई है और 2014 से लगभग हिंदुत्व का जो नारा है वो बुलंद कर रही है। इस बार हिंदुत्व का जो नारा है उस पर पूरी तरीके से लड़ी थी और 400 पार का भी आंकड़ा। क्या हिंदुत्व का नारा और हिंदू ने क्या इस बार नकारा है? हिंदुत्व को लेके नारा लगा रहे थे, हिंदुत्व ने उनको नकार दिया है कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना चाहती है, आपस में लड़ाती है, इसलिए जनता ने नकार दिया। इनका घमंड था, हिंदुत्व सोच उनका मन ये था कि हमारे नाम से ये घमंड बता रहे हैं, इनका घमंड तोड़ना चाहिए जनता के साथ। ये मोदी जी की सरकार ने नाइंसाफ़ी की है। अब राम मंदिर, राम को तो ले आए जे 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन 5 साल में अडानी अंबानी को नहीं ला पाई, उनको भी तो ला सकती हैं। उनको प्राण प्रतिष्ठा करो, उनको नीरव मोदी है, माल्या जी हैं, अडानी अंबानी हैं, देश का पैसा जो खा के भग गए हैं, उनको तो लाते, उनको लाते तो राम खुश होते, राम खुश होते तो आशीर्वाद देते, इसलिए उनको नहीं लाए तो राम नाराज़ हो गए। उन्होंने 240 पे इनको समेट दिया। अगर आगे भी ऐसे ही रहा था 240 क्या, वो 40 पे ही रह जाएंगे मैंने। और पूरे हिंदुत्व पसंद नहीं आ रहा जो भारतवासी। हाँ, भारतवासियों को हिंदुत्व बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कभी श्री राम, कभी हिंदुत्व का नारा लेते हैं और आज ये मंदिरों को लेके, जितने मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं जी, ये हिंदुत्व के नाम पे कर रहे हैं जी। आरएसएस अपना जी जादू फैला रही है। अब रहा सवाल, जो पूरे हिंदुस्तान में 27 मंदिर हैं जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे अयोध्या जैसे मंदिर हैं, 27 में से 15 जगह बीजेपी सरकार हारी है, क्योंकि सभी देवी देवता रूठ गए। अब चंद्रबाबू नायडू उधर से आ गए उड़ीसा की तरफ से, उस साइड से, तो उन्होंने जगन्नाथ जी कहना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा निवेदन ये है, गठबंधन की जो सरकार बन रही है, लंगड़ी सरकार बनी है, जनता के हित में, जनता के हित में निर्णय लेके काम करें तो कुछ जनता को। इसमें कहीं ना कहीं कई लोग तो बहुत खुश हैं, भले ही कांग्रेस में है, वो सरकार नहीं बनी है, लेकिन वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। 99 पे ज़रूर है कांग्रेस, उसको जे गम नहीं है, लेकिन उसको जे खुशी ज़रूर है कि बीजेपी की पूरी सीट नहीं आ पाई है। भाई बीजेपी की 400 का आंकड़ा नहीं आ पाया, उससे अधिकतर 90% लोग खुश हैं कि चलो उनका घमंड तो टूटा। 99 विपक्ष की कांग्रेस की सीटें आई हैं, वो उसी में संतुष्ट हैं। नहीं, खुश हैं, संतुष्ट खुश हैं, खुश हो रहे हैं, वो तो क्या खुश हो रहे हैं। हमारी 99 सीट आ गई और ऐसे ही खुश रहेंगे। मगर जो झटका लगना था बीजेपी को 400 पार, जैसे कि इनका एक एजेंडा है मोदी जी की सरकार का, आरएसएस का, मोहन भागवत का। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही बोल रहे थे, इतने जो न्यूज़ चैनल हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल हैं, सारे एक मत में यही बोल रहे थे 400 पार। और उन्होंने अपना जो एग्जिट पोल है वो तक निकाल के दे दिया था 2 दिन पहले। क्या ऐसा कारण रहा कि पूरे एग्जिट पोल फेल हो गए? भाई 2 दिन पहले एग्जिट पोल का दिया, उनने दिया 400 पार हो रहे हैं, 400 पार। उसके पहले तो कुछ था नहीं, हवा ये चल रही थी, मोदी जी गए, मोदी जी गए, मोदी जी गए, मोदी की सरकार गई। 2 दिन पहले इन्होंने चैनलों को सेट करके ऐसा प्रचार प्रसार किया जिससे हिंदुस्तान का कर्मचारी लोग डर जाए, जिससे बीजेपी की सरकार को 400 पार ले जाए। लेकिन कर्मचारी डरा नहीं, हिंदुत्व का नारे पे जो घमंड थे उनका इस बार तोड़ना है, इसलिए 240 पे इनको समझा दिया। साथियों, मैं बता दूं आपको, जो एनडीए सरकार है, आज शपथ ग्रहण समारोह है, 2 मुख्य घटक हैं, जेडीयू है और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, वो दोनों मिलके सपोर्ट करके आज जो सरकार बनने जा रही है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है। आगे देखते हैं किस प्रकार से जो सरकार है या मजबूत रहेगी या मजबूर रहेगी। अब ये फैसला जो सरकार है और जनता है वो करेगी और आने वाले जो समय में ये तो बात तय हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि अब झूठ ज़्यादा समय तक नहीं चलता और ना चलेगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं जो फैलाए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से हो, अब जनता का उस पर विश्वास उठ गया है और जनता डायरेक्ट जो है अपना वोटों के द्वारा अपना जवाब दे रही है। धन्यवाद। आप देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़।